नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की दौड़ में कई ऐसी खबरें होती हैं जो तनाव और नाउम्मीदी के बीच हौसला बढ़ाती हैं, उत्साह और उमंग के साथ बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। परेशानियों में भी नई राह दिखाने वाली होती हैं। ये उनसे जुड़ी होती हैं जो हमारे समाज का हिस्सा हैं और अपने बुलंद हौसलों से अपनी खास पहचान बनाते हैं। इस खास कार्यक्रम में हमारी कोशिश भी ऐसी ही खबरें दिखाने की है जो हैं जरा हटके। कोरोना काल में भले ही विकास की रफ्तार धीमी हो गई हो, लेकिन इस संकट ने साइकिल की रफ्तार को जरूर तेज कर दिया। आप कहेंगे ऐसा क्या खास हो गया? तो जान लीजिए जनाब, जून के महीने में साइकिल की बिक्री का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी से गायब होती जा रही साइकिल को आम लोगों ने फिर से अपना लिया है। 90 के दशक में साइकिल का अपना अलग ही मजा होता था। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक के लिए गंतव्य तक जाने का यही खास साधन होता था। लोगों की आमदनी भी कम थी, इसलिए 2 पहिया या 4 पहिया वाहन खरीदना हर किसी के बजट में नहीं था। इसलिए साइकिल मध्यम वर्गीय परिवार की पहली पसंद हुआ करती थी। वक्त बदला, रहन सहन बदला और जीने के तौर तरीकों में भी बदलाव आया। साइकिल की जगह मोटर व्हीकल, मोपेड, बाइक और कार ने ले ली। पैडल मारकर साइकिल चलाने का सड़कों पर जो नजारा दिखता था वो लगभग खत्म हो गया था। लेकिन कोरोना ने आम लोगों को फिर से साइकिल की तरफ आकर्षित कर दिया है। बीते 1 माह में अचानक साइकिलों की बिक्री में बेतहाशा इजाफा हुआ है। आलम यह है कि महंगी और स्टाइलिश साइकिलों की 15 से 20 दिनों की वेटिंग चल रही है। कोरोना काल में भले ही विकास की रफ्तार थम गई हो, लेकिन साइकिलों की रफ्तार दरअसल तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। जो आंकड़े हैं वो यही बताते हैं कि लॉकडाउन के बाद जिस प्रकार से अनलॉक शुरू हुआ, साइकिलों की बिक्री में बेतहाशा वृद्धि हुई। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, साइकिल्स की विशाल रेंज जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और खास बात यह है कि हाई रेंज की जो साइकिल्स हैं उनमें वेटिंग पीरियड भी दिया जा रहा है। दुकानदार कहते हैं कि कोरोना संकट के बीच आम लोगों में फिटनेस को लेकर नई सोच जगी है। जिम बंद है, पार्क बंद है और एक्सरसाइज के लिए कोई जगह नहीं है, तो फिर साइकिलिंग ही सबसे बढ़िया जरिया उभर कर सामने आया है। खुद दुकानदार कोरोना काल में साइकिलों की बिक्री देख हैरत में है। बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो अपने फिजिकल एक्टिविटी के लिए किड्स रेंज पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जो बड़े हैं वो अपना साइकिलिंग को अपने एक यू कैन से कि दिन भर के दिनचर्या में लेके आ रहे हैं कि वो फिजिकल फिटनेस कर सकें। इससे साइकिल की सेल में तो ऑब्वियसली फ़र्क पड़ा है पहले से। अभी इस समय आप ये मान के चलिए कि हमारे पास जो डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई नहीं आ पा रही। ग्राहक भी इस बात को मानते हैं कि साइकिल चलाने से बॉडी की एक्सरसाइज तो होती ही है, मन भी तरोताजा रहता है। कोरोना संकट के दौर में जहां दोस्तों से मिलना जुलना बंद है, स्पोर्ट्स गतिविधियां बंद है, तो ऐसे में खासकर बच्चों के लिए साइकिलिंग ही सबसे अच्छा साथी बनकर सामने आया है। साइकिलिंग इज मेडिटेशन इन मोशन। आप साइकिलिंग करते हैं, आप अपने साथ होते हैं। अगर आज मैं अपनी साइकिलिंग की महत्वता की बात करूं, जैसे ही आप साइकिल बैठते एक छोटे बच्चे की तरह हो जाते हैं। आपकी पुरानी यादों के साथ आप वो घंटे भर का सफर तय करते हैं। और इस कोरोना काल में बच्चों के लिए मैंने जो साइकिल खरीदी, सबसे ज़्यादा सहयोग अगर किसी ने किया है, बच्चे अपने दोस्तों से नहीं मिल पाए हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो साइकिलिंग एक ऐसी आउटडोर एक्टिविटी थी जिसने उसको पूरी तरह से बांध के और उनको इस कोरोना काल की स्थिति से निकलने के लिए बहुत सुनहरा अवसर दिया। आंकड़ों के जरिए समझिए कि किस तरह कोरोना काल में साइकिलों की बिक्री ने रफ्तार पकड़ी है। साल 2018 में जबलपुर शहर में जहां हर महीने 70 से 80 नॉर्मल साइकिलों की बिक्री हुआ करती थी, जबकि हाई रेंज साइकिलों की बिक्री हर महीने 30 के लगभग हुआ करती थी। इस हिसाब से सालाना 830 से लेकर 950 नॉर्मल साइकिलें बिकती थीं, जबकि 300 के लगभग हाई रेंज की साइकिलें। ऐसा ही कुछ आंकड़ा 2019 में भी रहा, लेकिन 2020 के जून महीने में 250 से लेकर 300 नॉर्मल साइकिलों की बिक्री हुई है, जबकि हाई रेंज साइकिलों की बिक्री 150 के आसपास रही।
आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करीब 4 महीने में बिकने वाली साइकिल 1 माह के अंदर ही बिक गई। अब आलम यह है कि हाई रेंज की साइकिलें शहर से नदारद और ग्राहकों को उसके लिए 15 से 20 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। मूल रूप से अगर हम समझें तो कोरोना काल में फिटनेस के लिहाज से सबसे बड़ा जो हथकंडा है वो हम साइकिल कह सकते हैं। बच्चे हों या बड़े हों, वो साइकिल को कहीं ना कहीं अपनी तंदुरुस्ती को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं और यही वजह है कि इसकी सेल में एक बेतहाशा वृद्धि दर्ज की गई है। कहना पसंद वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। नियम के खिलाफ जाने से न सिर्फ इंसानों को सजा मिलती है बल्कि ये नियम जानवरों पर भी लागू होता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीधी के संजय टाइगर रिजर्व में बाघों के लिए एक खास बाड़ा है और इस बाड़े में रखकर बिगड़ैल बाघों को सुधारा जाता है। सुधर जाने पर फिर से उन्हें जंगलों में छोड़ दिया जाता है। आपने सुन रखा होगा कि जंगल में कोई कानून नहीं होता, लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि जिस तरह इंसानों को नियम और कानून के खिलाफ जाने पर सजा मिलती है, वैसे ही सीधी के संजय टाइगर राष्ट्रीय उद्यान में बिगड़ैल बाघों को सुधारने के लिए उन्हें एक बाड़े में रखा जाता है। जिस किसी भी बाघ ने आतंक मचा रखा हो, उसे सीधा करने के लिए सीधी के बाड़े में रखा जाता है। जिस बाघ को चहलकदमी करते हुए देख रहे हैं, इसने कुछ दिनों पहले तक कटनी में आतंक मचा रखा था, जिसे अब सीधी टाइगर उद्यान के बाड़े में रखा गया है। जो दहशत फैला रहे हैं उनको ला करके बाड़े में रखा जाता है और जब वो नॉर्मल हो जाते हैं तो उन्हें स्वतंत्र वन में रिलीज करवा दिया जाता है। जी, अभी कोई बाघ बाड़े में है? अभी एक बाघ है कटनी में जिसने दहशत मचाई हुई थी, उस बाघ को ला करके बाड़े में रखा गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बाड़े में सिर्फ बिगड़ैल बाघों को ही रखा जाता है। ये बाड़ा अनाथ या छोटे बाघों को शिकार करने लायक बनाने के भी काम आता है। अनाथ या छोटे बाघ के बच्चों को या घायल बाघों को भी तब तक बाड़े में रखा जाता है जब तक वो जंगल में खुद से शिकार करने लायक नहीं हो जाते। नहीं, बिल्कुल अगर ऐसा भ्रम है कि सजा के तौर पर बाड़े में बाघों को रखा जाता है तो बिल्कुल गलत है। मोस्टली जो अनाथ होते हैं, छोटे बाघ कहीं हमें मिलते हैं या अगर कोई गंभीर रूप से चोटिल है, ऐसे बाघों को ला करके या जो दहशत फैला रहे हैं उनको ला करके बाड़े में रखा जाता है और जब वो नॉर्मल हो जाते हैं तो उन्हें स्वतंत्र वन में रिलीज करवा दिया जाता है। इस बाघिन को देखिए, अब ये खुद से जंगल में शिकार कर रही है। अपनी जिंदगी जंगल में गुजारने के लिए ये पूरी तरह तैयार हो चुकी है। अब से कुछ दिनों पहले तक ये भी सीधी के संजय टाइगर रिजर्व के बाड़े में मौजूद थी। जब टाइगर रिजर्व के अधिकारी पूरी तरह संतुष्ट हो गए कि अब ये खुद से शिकार कर सकती है, तो इसे जंगल में छोड़ा गया। इसे कटनी से रेस्क्यू कर यहाँ लाया गया था। इससे पहले एक बाघिन थी जिसे कटनी से रेस्क्यू करके बांधवगढ़ लाया गया था और 2.5 वर्ष की जब वो हुई तो उसे एनक्लोजर में रखा गया। 2.5 वर्ष की आयु में वो बिल्कुल परिपक्व हो गई थी कि वो शिकार कर सके, इसलिए उसे हम लोग ने अपने यहाँ के पोड़ी रेंज में छोड़ा और अभी वो स्वतंत्र रूप से विचरण कर रही है, शिकार कर रही है, स्वस्थ है और आशा है कि आगे आने वाले समय में कुछ अच्छी खबर हम इसके बारे में आपको दे सकें। बाघों के लिए जिसे सुधार गृह कह सकते हैं, सीधी का वो संजय टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान लगभग 831 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ये राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ से भी बड़ा इलाका कवर करता है। 2004 में यहाँ बाघों की संख्या मात्र 6 थी। अब लगभग 30 से अधिक बाघ यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सीधी के संजय टाइगर रिजर्व का प्रचार प्रसार ठीक से न हो पाने की वजह से ये पर्यटकों के लिए आज भी तरस रहा है। हरीश द्विवेदी, न्यूज़ 18, सीधी। आम का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आने लगता है।
आए भी क्यों ना, फलों के राजा का स्वाद ही कुछ ऐसा होता है। सबसे खास बात तो यह कि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के आम पाए जाते हैं और सबकी अपनी अपनी खूबियां भी हैं, सबका अपना अपना स्वाद है और इन्हीं में से एक नाम है नूरजहां। नाम के मुताबिक ही नूरजहां की देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में चर्चा है। सिर्फ दीदार के लिए ही दूर दूर से लोग आते हैं। अलीराजपुर जिले का कठिवाड़ा हसीन वादियों में बसा हुआ है और इन हसीन वादियों को और ज्यादा दिलचस्प बनाते हैं यहाँ के यह खास आम के शौकीनों के बीच इसे नूरजहां के नाम से जाना और पहचाना जाता है। इस आम की खास बात यह है कि खाना तो दूर, इसे देखने भी लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। इस आम की खासियत यह है कि इसका वजन 3 से 5 किलो तक का होता है और इसकी लंबाई 10 से 12 इंच तक होती है। खाने में इसका स्वाद भी लाजवाब होता है। खास तौर पे इसका वजन मिनिमम 5 किलो के अंदर रहता है और इसकी जो लंबाई है वो 11 से 12 इंच के बीच में रहती है और खास तौर पे इसका वजन और इसकी लंबाई वो खास तौर पर प्रख्यात है पूरे भारत के अंदर, जो सबसे बड़ा आम मेरे इस बगीचे में। हालांकि इस बार नूरजहां आम पर मौसम की मार पड़ी है। नतीजा यह है कि पैदावार काफी कम हुई है। जिस पेड़ पर 150 से 200 आम लगते थे वहां 20 से 40 आम ही आए हैं। इससे बागीचा मालिकों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं और नूरजहां आम के शौकीनों को इस बार आम को देखकर ही काम चलाना होगा। कठिवाड़ा में जो फलों का राजा नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध है, वो आम इस बार कठिवाड़ा में बहुत ही कम हुआ है। यहाँ पर लोग आते हैं इस आम को देखने के लिए एवं खरीदने के लिए, लेकिन इस बार आम नहीं मिल पा रहा है। नूरजहां बहुत ही कम मात्रा में हुआ है। इस बार मौसम की मार के हिसाब से, मौसम की जो समस्या रही इसके हिसाब से आम कम रहा। सभी वैरायटी में का वो नूरजहां मात्र 30 और 40 पीस लगे हैं मेरे इस बगीचे में और इस बार वेट भी थोड़ा कम है। ये और बात है कि इस बार नूरजहां आम पर मौसम की मार पड़ी है, लेकिन नूरजहां का रुतबा कम नहीं हुआ है क्योंकि इसकी चर्चा न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी है। यही वजह है कि नूरजहां आम ने कई अवार्ड जीते हैं। मुझे अवार्ड मिले, उसमें 11 अवार्ड मुझे मिले हैं। 2011 के अंदर भोपाल के अंदर अखिल भारतीय आम प्रदर्शनी के अंदर मुझे किंग ऑफ द मैंगो शो का अवार्ड मिला था, जो सबसे 3 किलो 800 ग्राम का मेरा वजन का पूरे भारत के अंदर सबसे प्रख्यात आम रहा और मुझे किंग ऑफ द मैंगो शो के अवार्ड से सम्मानित किया। सर्टिफिकेट और कप द्वारा मुझे चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया गया। चलिए कोई बात नहीं, इस बार न सही अगली बार तो नूरजहां पर आपका प्यार जरूर बरसेगा। इसके जायके से आपका दिल बाग बाग हो उठेगा। इस बार सिर्फ नूरजहां के दीदार से ही काम चलाइए। अगले सीजन में कठिवाड़ा जाइए तो नूरजहां आम को दिल भर कर खाइए। वसीम मकरानी, न्यूज़ 18, अलीराजपुर। कि इंसान अगर मेहनत करे तो पत्थर में भी हरी घास उगा सकता है। इंसान अगर हौसला दिखाएगा तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देगा। प्रयागराज के किसान रुद्र प्रताप सिंह ने भी कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया। शिमला और कश्मीर जैसे ठंडे प्रदेश में उगने वाले सेब को प्रयागराज में लगा दिया। देखिए। ये किसी इंसान के 10 साल की जीतोड़ मेहनत का नतीजा है। ये जो हरियाली देख रहे हैं आप, ये रुद्र प्रताप सिंह के बुलंद हौसलों का नतीजा है। हिम्मत न हारी तो कुदरत से मिला हुआ सिला है। ये सेब के पेड़ हैं कश्मीर, शिमला और हिमाचल की हसीन वादियों में ही। अब से पहले तक आपने सेब के पेड़ देखे होंगे, लेकिन अब प्रयागराज के किसान रुद्र प्रताप के बागीचे में ये लहलहा रहे हैं। और तो और कुछ पेड़ों में तो फल भी आ गए हैं। इसमें लगाया था मैं 17 पेड़, लेकिन 3 पेड़ खराब हो गए हैं। 14 पेड़ आपके सामने हैं
और 14 पेड़ में आपके पास फल आए हुए थे। अब कितने अब जो है इस साल 3 जनवरी 2020 को 150 पौधे और मैं लगाया। हालांकि रुद्र प्रताप को ये जो कामयाबी मिली है, इसकी राह इतनी आसान नहीं थी। जब इन्होंने प्रयागराज जैसे शहर में सेब का बाग लगाने की सोची तो लोग हंसी उड़ाते थे, लेकिन रुद्र प्रताप ने हिम्मत नहीं हारी। सेब के बीज लगाए, अलग अलग शहरों से बीज मंगाए, ग्राफ्टिंग की, जो भी जिसने सुझाया वो अमल में लाया और आखिरकार एक दिन कामयाबी मिली तो खुशी से चेहरे खिल उठे। बॉम्बे जाना पड़ा अपने घर की परिस्थिति के कारण ड्राइविंग करने के लिए। फिर भी दिमाग में ये चीज़ जो है चलता रहता था कि हमको जो है बाग एक सेब का लगाना है। तो उसके बाद जो है कुछ पौधों को उगाया मैं बीज से, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। फिर बाहर से भी मंगाया मैं, वो भी सक्सेस नहीं हुए। ये प्रक्रिया मैं लगभग आज 2020 है, 10 वर्ष पहले से मैं कर रहा हूँ। जो हमारे यहाँ पौधा था घर का जामा हुआ, उस पर ग्राफ्ट किया तो 1 साल में ही इनमें फूल फल आ गए दोनों। ये हमारी मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि थी, हमको भी बहुत अपार खुशी हुई। रुद्र प्रताप की इस कामयाबी से न सिर्फ उन्हें खुशी मिली है, बल्कि पूरा परिवार अब शिद्दत के साथ इनके सेब के बाग की सेवा में जुटा रहता है, क्योंकि जिसे अब तक नामुमकिन मानकर हिम्मत हार चुके थे, वो अब मुमकिन हो चुका है। आते थे, खूब मेहनत करते थे, बाहर से भी लोग भी आते थे, तब मेहनत करते थे, खूब गुड़ाई करते थे, सफाई करते थे। हम तो मेहनत कम कर पाते थे, सिंचाई कर देते थे जरूर, लेकिन हाँ इन लोगों की मेहनत जब सफल हुई तो हमको भी खुशी हुई। और गांव वाले भी देखने लगे, कह रहे कहाँ से ऐसे उग गया, कहाँ से फल देने लगा। तो फिर कुछ दिनों का इंतजार कीजिए। इलाहाबादी अमरूद तो बहुत खा लिए आपने, अब इलाहाबादी सेब के बाजार में आने का इंतजार कीजिए। अगर रुद्र प्रताप के उगाए सेब के पेड़ों में कश्मीर और शिमला की तरह ही सेब की शानदार पैदावार होने लगी तो वो दिन दूर नहीं जब बाजारों में इलाहाबादी अमरूद के साथ साथ इलाहाबादी सेब भी मिलने लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हम खुद को कितना भी आधुनिक मान लें, पढ़े लिखे सभ्य होने के लाख दावे क्यों न कर लें, लेकिन सामाजिकता की बात आती है तो हम पुरातन काल के बन जाते हैं। तमाम आडंबर ओढ़ लेते हैं, जात पात, ऊंच नीच, धर्म जाति के बंधन से ऊपर ही नहीं उठ पाते। समाज के बने बनाए ढकोसले वाले रीति रिवाज को ही तरजीह देते हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से ऐसी ही खबर सामने। और मेरी वाइफ सिमरन अग्रवाल ने, हमने लव मैरिज करी थी फेब में, तो तब से अभी तक मेरे घर वाले नाराज चल रहे हैं, तो वो हमको लगातार किसी ना किसी तरीके से हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं ताकि हम ये अलग हो जाएं। अभी परसों मेरे को किसी झूठे कानूनी केस में फंसा के एसडीएम सर के सामने अंबिकापुर में पेश किया गया। वहाँ पे फिर मेरे से बलपूर्वक बयान दिलवाया गया इनके खिलाफ, सिमरन के खिलाफ, और साथ में धमकाया भी गया कि अगर हम 10 दिन से ऊपर यहाँ भड़गांव में रहते हैं तो हमको जान से मार दिया जाएगा। लड़की के घर वालों को किसी भी झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। स्पेशली उन लोग इस बात पे गौर करके बोले कि नार्को के केस में फंसाएंगे। धमकी सिर्फ आयुष को ही नहीं, उनकी पत्नी सिमरन को भी मिल रही है। आयुष का परिवार पैसों से संपन्न है, रसूखदार है, इसलिए वो किसी भी केस में फंसाने की सिमरन और उसके परिवार को लगातार धमकियां दे रहे हैं ताकि किसी भी तरह से इन दोनों का बंधन टूट जाए। हमको जान से मार देने की धमकी देते हैं, कभी कुछ करते हैं, सहायता नहीं कर रही है और सब तरीके से हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। पूरे प्रशासन और कानूनी तौर से हमारा ना कोई साथ देता है। अगर हम जाएं तो कोई सुनता नहीं है। 10 मिनट वेट करिए, 20 मिनट वेट करके भगा। आपको आयुष के पिता से बहुत ज़्यादा, यानी वो कहते हैं कि मेरे घर वालों को किसी भी केस में फंसा देंगे। हम बहुत छोटी फैमिली से हैं, यानी हम बहुत गरीब घर से हैं। हम यानी किसी भी केस को लड़ने के लिए सक्षम नहीं है, तो इसलिए वो जानते हैं कि ये लोग लड़ नहीं पाएंगे। ये दोनों उस बंधन में बंधे हैं जो एक दूसरे पर विश्वास से बना है, एक दूसरे का सहारा बनने के जज्बे से जुड़ा है। आयुष अग्रवाल अंबिकापुर के रहने वाले हैं और सिमरन भाट गांव की। सिमरन विधवा थी, पहले पति की मौत हो चुकी है। एक मासूम सी बिटिया है। आयुष और सिमरन की सोशल मीडिया के जरिए मुलाकात हुई और आखिरकार दोनों ने रिश्तों के बंधन में बंधने का फैसला किया।
मैं पहले से विधवा थी। मेरे पति की मृत्यु होने के बाद आयुष से मेरी दोस्ती हुई, बीच में हमारी बातचीत चालू हुई। मुझे लगा कि हम दोनों विवाह करने लायक हैं, तो हम दोनों ने 19 फरवरी को शादी कर ली। लेकिन उसके बाद से समस्या बढ़ने लगी। इनके घर वाले, जैसे मेरी एक 3-4 साल की बेटी है, तो उसको अपनाना नहीं चाहते। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन शादी के बाद से दोनों पर जुल्मो सितम का सिलसिला शुरू हुआ। झूठे रसूख की खातिर आयुष के परिवार वालों ने प्रताड़ना शुरू कर दी। अपने रसूख का इस्तेमाल कर पुलिस की मदद से झूठे केस में फंसाया। लगातार धमकी दे रही जा रही थी कि अगर तू उस लड़की के साथ रहेगा तो उस लड़की को मरवा देंगे, या उसके ऊपर एसिड फेंकवा देंगे, या मेरे को मरवा देंगे, गाड़ी से कुचलवा देंगे। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर लड़की के घर वाले हमारा सपोर्ट करते हैं तो लड़की के घर वालों को, लड़की के पिताजी को या बड़े भाई को या उनकी मदर को या उनकी सिस्टर को किसी भी झूठे गैर जमानती केस में फंसवा के अंदर करवा दिया जाएगा। आयुष अग्रवाल ने एक आवेदन दिया है कि उसके परिवार के द्वारा उसको परेशान ना किया जाए, तो इस पे जांच की जा रही है। आयुष और सिमरन ने समाज के बने बनाए दकियानूसी नियमों को चुनौती देकर अपनी जिंदगी खतरे में डाल ली है। समाज इनकी जान का दुश्मन बन बैठा है। ऐसे में जरूरत है इन्हें सुरक्षा मुहैया कराने की, इनके घर वालों को समझाने की कि वक्त बदला है तो वो भी बदल जाएं, जो कुछ अच्छा हो रहा है उसे अपनाएं। वरुण राय, न्यूज़ 18, सूरजपुर। बचपन में माँ बाप अपनी बिटिया को चंदा मामा की कहानियां सुनाकर सुलाते हैं, लेकिन सहारनपुर की एक बिटिया ने सपने को हकीकत में बदल दिया। बेटी ने अपने पिता को अनोखा गिफ्ट दिया, जिसकी चर्चा जोरों पर है। ये है पूजा गुप्ता। सहारनपुर में पूजा गुप्ता की खूब चर्चा हो रही। वजह है पूजा गुप्ता ने अपने पिता विवेक गुप्ता को चांद पर 1 एकड़ जमीन खरीदकर गिफ्ट की है। वहीं बेटी से मिले इस अनमोल गिफ्ट के बाद पिता विवेक गुप्ता की खुशी का ठिकाना नहीं है। मैंने सोचा कि कुछ उनको अलग सा देना चाहिए कि वो और खुश हो जाएं और उनका मान बढ़े। तो मैंने बहुत कुछ रिसर्च किया और कि क्या दें। तो मेरा थोड़ा सा साइंस में हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, तो मैंने फिर चांद पर ज़मीन खरीदने का एक देखा कि चांद पे ज़मीन खरीदी जा सकती है। तो इसके लिए फिर मैंने वहाँ पर सोचा कि चलिए एक चांद पे ज़मीन ही खरीद के मैं दे देती हूँ पापा को, क्योंकि उन्होंने हमेशा हमको कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं कराया है, हमेशा हमारा साथ दिया है। तो फिर मैंने वहाँ पर 1 एकड़ की ज़मीन पापा को गिफ्ट करी है चांद पर। बताया जा रहा है कि अभी तक चांद पर मात्र 3 भारतीय लोग ही जमीन ले पाए हैं। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान कुछ दिन पहले सुसाइड करने वाले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और अब सहारनपुर की बेटी ने ये कारनामा किया है। पूजा गुप्ता की शादी जाम्बिया में हुई है और पूजा यूएसए एंड एजेंसी में काम करती हैं। पूजा ने इंटरनेशनल लूनर लैंड रजिस्ट्री से जमीन खरीदी है। मैंने इंटरनेशनल लूनर लैंड रजिस्ट्री से ये ज़मीन खरीदी थी, क्योंकि बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी प्रेजेंट हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है लूनर लैंड रजिस्ट्री, ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है। और पूरे इंडिया में अभी सिर्फ 3 जो बंदे हैं वो ये ओन करते हैं। सबसे पहले तो SRK, उनको गिफ्ट दी है उनके किसी फ़ैन ने। दूसरे सुशांत सिंह राजपूत जी, जिनका फार साइड ऑफ द मून में उनका प्लॉट है। और फिर मैंने सी ऑफ ट्रंक्विलिटी में पापा को 1 एकड़ की ज़मीन गिफ्ट करी है। पूजा ने ज़मीन की कीमत का खुलासा तो नहीं किया, साथ ही कहा कि मैंने अपने पापा को एक ऐसा गिफ्ट दिया है जो हमेशा यादगार रहेगा। देवेश त्यागी, न्यूज़ 18, सहारनपुर। और इसी के साथ आज की खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।